कल से हमने क्या डिस्कशन शुरू किया है कि मॉडर्न इंडिया का जन्म कैसे हुआ, वही कहानी करने जा रहे हैं। अब वो पिक्चर दिमाग में तुम्हारी होगी कि यार पार्लियामेंट कैसे पैदा हुआ, हाँ, किन परिस्थितियों में पैदा हुआ, मॉडर्न एजुकेशन कैसे आई, ये सारी पुरानी चीजें नई चीजों से रिप्लेस कैसे हुई। बस इसी का नाम आधुनिक इतिहास है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कि फिर आजादी की लड़ाई, हक। लेकिन आजादी शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आजादी तुम्हारे लिए आजादी किसी और के लिए परेशानी हो सकती है। स्वच्छंदता और आजादी में फर्क है। भारत के जो लोग हैं ये स्वच्छंदतावादी हैं मूलतः। यहां का आदमी कानून को रक्षा नहीं करना चाहता, उसमें वो अपनी इज्जत ही नहीं मानता, कानून तोड़ने में इज्जत मानता है वो। यही तो साइकोलॉजी है। तो ये सारी चीजें कैसे पैदा हुई, कैसे शुरू हुई। अब ये कहानी की शुरुआत होती है एंग्लो कर्नाटिक वॉर से। अब पहला सवाल ये, अब सवाल लेके चलो आगे। पहला सवाल ये है कि युद्ध क्या है, वॉर। मैं पूछूंगा जहां पूछना होगा। वॉर, पहली बात तो वॉर क्या है। वॉर अगर तुम सामाजिक जीवन में देखो, सामाजिक हम लोग के जीवन में, तो ये एक अभिशाप है, ईवल। लेकिन जब तुम इसको हिस्ट्री में देखते हो तो ये अनिवार्यता है। अनिवार्यता मतलब कंपलसरी। कोई चीज कैसे पर्सपेक्टिव बदलते ही बदल जाती है। कोई चीज पर्सपेक्टिव के साथ कैसे बदल जाती है। सामाजिक जीवन में ईवल है, अभिशाप है, पाप है। तभी तो बुद्ध कहते हैं अहिंसा। तुम यहां बैठी हो, अब तुम्हारा बैग उठा के इन्होंने पीछे रख दिया, जाओ बैठ जाओ, तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है। जिस चीज से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो बुद्ध जब कहते हैं अहिंसा तो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो। मैं, ये सामाजिक जीवन का सिद्धांत है। वो सामाजिक जीवन में वो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो। यहां लड़ो किसके लिए, इकॉनमी के लिए। यहां ईगो के लिए नहीं लड़ना है, समझना इस बात को। इस संसार में ईगो के लिए नहीं लड़ना है। और ये बात जिसको समझ में आ गई, तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है। आज अगर तुमको ये बात समझ में आ गई ना, तो तुम समझ लो कयामत करोगे अपने जीवन में। ईगो के लिए नहीं लड़ना है। तुमको बहुत लोग जीवन में परेशान करेंगे, तुम जीवन में कंस को चुन लो बस, एक। तो जितने अगल बगल उतना पूतना ही अपने आप शांत हो जाएंगे कि भैया हम तो, तुम सबसे लड़ रहे हो, तुम सबसे लड़ रहे हो। कोई तुमको एक दो चार बार देख लिया, तुम गई उससे लड़ गई, बदतमीज कहेंगे। जब तक वो व्यक्तिगत तौर पर तुम्हारा टच नहीं कर रहा है ना, हार्म नहीं कर रहा, मतलब ही नहीं। आज के इंसान को देखो, सबसे लड़ रहा है। तो अब पहली बात, ये जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर होने जा रहा है, ये इतिहास के पर्सपेक्टिव से देखना है तो किसके लिए होगा। कल मैंने बताया भारत क्या है, सोने की चिड़िया।
और उस सोने के चिड़िया का जो बॉस है वो कमजोर हो चुका है। समझो, ये व्यापारिक कंपनियां जो 15वीं शताब्दी से भारत आई, वो इस देश पर अपना राजनीतिक दबदबा शुरू से बनाना चाहती थी, क्योंकि राजनीति क्या है? गार्जियन है किसकी? अर्थव्यवस्था की। जो मेयर होगा वो 5,000 करोड़ का अधिकारी होगा, और जो 24 का सांसद होगा वो भी 5,000 करोड़ का अधिकारी होगा, यानी टोटल 10,000 करोड़। अब वो पुराना वाला बॉस ऐसा होने नहीं देता। वो होने ही नहीं देता। उसका इतना दबदबा था कि वो कहता 5,000 करोड़ 3 मेरा, वो पहुंचा देना, नहीं तो डिसाइड हुआ फिर जो बाहर जनता बैठी है, हम भी खैनी खाते थे पहले। इलाहाबाद आया, खैनी न खाए आदमी, यहां का प्रसाद है वो। आशा खैनी आती थी, पता नहीं अब आती कि नहीं। हाँ, खाने वालों को पता आती है कि नहीं। हमारी बेटी है, एक दिन में बना रहा था तो हमसे बोली कि पापा इसको मत खाया करो। तब वो 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की। इतना पैकेट था, फेंक दिया। उसका दोबारा कभी टच नहीं किया। हर संत पुराना अपराधी होता है, वरना इतने गहराई से वो बात कही नहीं सकता। रटी हुई बातें और अनुभव की हुई बातों में बहुत फर्क है। इसलिए तो जो मेरे कोलीग हैं वो यही मार खा जाते हैं। कुछ मुझको इमिटेट भी करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं गुजरा हूं उन गलियों से। तो जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर है, अब देखो ऐसे चित्र बनाते चलो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा आईएएस में, गारंटी बता रहा हूं। मेरे साल हर महीना मैं तुमको यहां मिलूंगा। तुम लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं। हर महीना मैं तुमको यहां मिलूंगा, और जो मैं तुमको बताता जा रहा हूं उसको तुम करते जाओ, मर जाओ इस साल, जान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पढ़ो, किताब उताब फट जाए, और करना क्या है? वो करना क्या है? पढ़ो, योग करो, ध्यान करो, 30 और चौथा कोई काम ही मत करो 1 साल के लिए। ये दुनिया कब भोगोगे? जब शक्ति होगी। इसीलिए दुनिया में एक वर्ड है, हिजड़ा। हिजड़े की जवानी नहीं होती, उसका सिर्फ बचपना होता है और बुढ़ापा होता है। जवानी मतलब भोग। और भोग का संबंध किससे है? शक्ति से। बिना शक्ति का तुम भोग ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है ही नहीं, मतलब रास्ता ही नहीं है। कोई संविधान, कोई प्रियम्बल, कुछ भी कुछ नहीं करा सकता। और यही वो समय है जब तुम अपने शक्ति का विकास कर सकते हो। हिंदुस्तान है, स्वीडन नहीं है। और स्त्री हो, और यहां स्त्री को सम्मान देना थोड़ा मुश्किल है, और आजादी तो कोई दे ही नहीं सकता। स्त्री को आजादी देना बहुत बड़ी बात है, संभव ही नहीं है।
संभव ही नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे पिता के बाद तुमको कोई आजादी दे रहा है तो समझ लो कि बहुत बहुत बड़ी आत्मा है। तो तुमको और आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं जीवन में, सबसे बड़ी चीज आजादी। तो मौका है, इस्तेमाल कर लो, पढ़ लो। कोई दिक्कत है हमको बताओ। पर वो दिक्कत जेन्युइन होनी चाहिए। उल्टी सीधी दिक्कत लेके मत आना मेरे पास, नहीं परिणाम घातक हो सकते हैं। कुछ मत करो, 1 साल सब बंद कर दो, सारे दरवाजे, सब चैप्टर क्लोज कर दो। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इसको घर जाके तुम भी पिक्चर बनाओ। तुम कभी सोचे कि वॉर के 2 पहलू होते हैं? नहीं सोचे ना? फिर तो तुम अशोक को जब पढ़ोगे तो उसको समझोगे कैसे? समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको ये दोनों पहलू पता ही नहीं है। तुम बुद्ध की अहिंसा और अशोक की हिंसा दोनों कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। बुद्ध की अहिंसा और अशोक की हिंसा, और अशोक जब 16 महाजनपदों पे उसका कब्जा हो जाता है तो वो भी अहिंसावादी हो जाता है। कितना व्यवहारिक राजा है वो। अंग से कलिंग, मगध का विस्तार शुरू हुआ कहां से? अंग से। किसने शुरू किया? बिंबिसार ने। वो जो विस्तार शुरू हुआ, देखो, अंग से कलिंग, ये शुरू किसने किया? बिंबिसार ने। ये खत्म किसने किया? अशोक ने। और जैसे ही ये कोटा पूरा हुआ वैसे ही अशोक कहता है कि अरे बड़ी हिंसा हो रही है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मैं अब किसी को नहीं मारूंगा। यही बात ईस्ट इंडिया कंपनी करती है 1856 में। यही बात, एग्जैक्टली यही बात ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। कर्नाटक से अवध, यही चीज 1856 में जब वो अवध पे कब्जा कर लेती है, तो जब 58 का एक्ट आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि ये सब राजा महाराजा हमारे मित्र हैं, कोई एक्सपेंशन नहीं। 1858 के बाद तुम युद्ध देखते हो किसी प्रिंसली स्टेट से? नहीं, क्योंकि वो इंपीरियल साइकिल पूरा हो गया, अब कब्जे की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे अशोक अहिंसावादी हो जाता है, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी अहिंसावादी हो जाती है। बिना फायदे के कौन कब्जा करेगा? और बिना फायदे के जो लोग कब्जा करना चाहते हैं किसी चीज पे, वो मारे जाते हैं। लड़ाई 2 तरह से है, एक सामाजिक, एक ऐतिहासिक। मैं दोनों पहले दिन डिस्कस कर चुका हूं। इतिहास की जो लड़ाइयां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए लड़ी जाती हैं। और जिस राजा ने भी इकोनॉमी छोड़कर कोई लड़ाई की वो मारा गया। जैसे हम पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करते? नंगा मुल्क है। तुम चोरी करने के लिए अगर कूदो झोपड़पट्टी में तुम घुस गए डाका डालने के लिए, पता लगा तुम ही पकड़ गए, तुम्हारी घड़ी उतारवा लिए, सब खुद ही भिखमंगे हैं। तो जब भी तुम डाका डालने कूदोगे तो कहां कूदोगे? महल में। आज हम पाकिस्तान पे हमला कर दें, कल हम भिखमंगे हो जाएं, नंगा है, हम लुंगी बनियान पहने, वो लुंगी खींच के बनियान फाड़ देगा। तो अगर हमें लड़ना भी है तो किससे? चाइना से। वो सूट पहने हुए हैं। तो लड़ाई का नियम है, सबसे नहीं लड़ना है, शांत रहना है। तुमको जीवन में बहुत लोग छेड़ेंगे, समाज में, गांव में, परिवार में, अगल बगल, बहुत, कोई बात नहीं। पर तुमको डिसाइड ये करना है कि लड़ना किससे है। सबसे तो लड़ना ही नहीं, सुनना है। सुनना है। और सुनने का जो मजा है
तो तुम सोचो जब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हुए तो मैं कैसे गुजरा 4-5 साल। जो मर गया था वो आसमान से उतर के मुझको गाली दे रहा था कि भाई तुम कुछ नहीं कर, मुझे तो पहले ही पता था। हारना दुख नहीं है, हारने के बाद जो समाज का रिएक्शन है वो दुख है। और उसमें कभी कभी मां बाप भी उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो लड़ाई का नियम इतिहास के हिसाब से यह है कि जब भी लड़ाई होगी, अर्थव्यवस्था E इज इक्वल टू E, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, या फिर स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, किसी जगह का महत्व, जैसे अफगानिस्तान, जिस पर अफगानिस्तान का कब्जा उसका मध्य एशिया पर कब्जा। तो अब अफगानिस्तान में इकोनॉमी नहीं है लेकिन सामरिक महत्व है, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। तो अब अंग्रेज बंगाल की तरफ मुड़े, क्योंकि बंगाल जो है वो भारत का कुबेर था। कुबेर मतलब पता, धन का देवता। अब सवाल यह उठा कि यह भारत का कुबेर क्यों था, आज तो इतनी गरीबी। तो पहली वजह नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदा, कुछ कहने की बात ही नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में बसा हुआ क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब, तो सोचो तुम कितना उपजाऊ दोआब। और तुम मैप देखो अगर फिजिकल भारत का, तो सबसे ज्यादा ग्रीनरी वाला इलाका है वो। जहां ग्रीन वहां उपजाऊ, जहां ब्राउन वहां प्लेटो पठार, और जहां येलो वहां डेजर्ट। ज्योग्राफी में इन रंगों का यह महत्व है। तो नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, खासकर ढाका का मलमल। कहते पूरी पूरी साड़ी तुम जेब में रख सकते हो, इतना मुलायम मलमल है वहां का, ढाका का मलमल, हैंडीक्राफ्ट। और भारत में हस्तशिल्प जो विकसित हुआ, हैंडीक्राफ्ट, उसकी वजह क्या थी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर गिव्स पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट, साल में 4 महीना जॉब देगी, तो बाकी 8 महीना हैंडीक्राफ्ट। इसीलिए भारत में जब अंग्रेज पहुंचे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को मारा। आज सब जूता पहन रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं। तो अगर भारत के हैंडीक्राफ्ट नहीं मरे होते तो कम से कम इन सब चीजों का हम लोकल उत्पादन करके अपना पैसा बचाते ना। हैंडीक्राफ्ट। और तीसरा प्रॉक्सिमिटी, निकटता। निकटता किससे? इंडो चाइना से। इंडो चाइना स्वर्ण भूमि, इंडो चाइना को स्वर्ण भूमि कहा जाता है। लिख लो ब्रैकेट में स्वर्ण भूमि, क्योंकि वहां से रेशम आता है और मसाला आता है। इंडो चाइना। और दोनों के बदले रेशम और मसाला, स्पाइसेस एंड सिल्क, और दोनों के बदले पश्चिम हमें सोना देता है, तो उसको कहते हैं स्वर्ण भूमि, गोल्डन लैंड। और साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया को, उसको कहते हैं गोल्डन आइलैंड, क्योंकि वहां मसाला होता है, उनको कहते हैं मसाले के द्वीप, मलेशिया। साउथ ईस्ट एशिया को कहते हैं गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप। क्यों? क्योंकि वो मसालों का द्वीप है। और इंडो चाइना को कहते हैं स्वर्ण भूमि। इसीलिए दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा उसने बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की, बंगाल और गुजरात। गुजरात पर कब्जा किस लिए? जिससे कि उसका संबंध बना रहे सेंट्रल और वेस्ट एशिया से, व्यापार चलता रहे। और बंगाल पे किस लिए? जिससे कि इंडो चाइना से जो रेशम और मसाला आता है उस पर उसका कब्जा। और इन तीनों चीजों ने बंगाल को बना दिया कुबेर। तो 1651 में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कहां पे? हुगली में। 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री मतलब डिपो, वो उत्पादन वाली फैक्ट्री नहीं, ये फैक्ट्री का मतलब डिपो। यहां इनका सामान रखा जाता था, यहां ये रहते थे। ये जो माल लेकर आते थे यूरोप से, उसको कहीं रखेंगे ना, तो हुगली में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, मतलब अपना डिपो बनाया कि साहब हम यहां रहते हैं और यहां पर हमारा सामान वगैरह वगैरह सब यहीं रहता है, फैक्ट्री। और जब 1651 में 1651 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, किसी बात को सुनना और किसी बात को देखना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। कोई विदेश गया इस क्लास में, इस कंट्री से बाहर, नेपाल छोड़ के? हैं? कहां गई? खेलने गई थी? भूटान में? कहां पे? अच्छा अच्छा, पापा आर्मी में है? कॉर्पोरेट में है? भूटान जाने से अच्छा कहीं ना जाए। शांत मुल्क है, लेकिन दुनिया का सबसे शांत मुल्क है, सबसे ज्यादा पीस वहीं पे है। पर पीस लेके करेंगे क्या जब बवाल ही करना है लाइफ में? देखो, जिंदगी में कभी फालतू के उद्देश्य मत बनाना कि शांति चाहिए, खत्म हो जाओगे। क्योंकि जिस चीज का पीक देख लोगे उस चीज से मुक्त हो जाओगे, ये नियम है। जब तुम्हें आलू परेशान करता है, एक दिन इतना खा लो कि उल्टी हो जाए, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और अगर उल्टी हो गई तब ना खा पाओगे। और या तो नियम बना लो कि आलू डेली खाना है, तो 5 दिन बाद ये मना कर देगा कि अरे नहीं, फिर भी किसी चीज को रिपीटेडली खा ही नहीं सकता। यही तो बात है, जो इसको पसंद है उसको ये हर घड़ी दारू पीने के लिए 24 घंटे तैयार है। वह नहीं कहता मैं बोर हो रहा हूं। जिसका संबंध मन से है, मन और इंद्रियों से, उन सब चीजों को लिए तैयार है ये 24 घंटा। यही तो खेल है, यही तो ध्यान है। देखो, मूवी देख रहा है, बैठा हुआ है 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, क्योंकि फिर ये जुड़ गया ना मूवी से। लेकिन योग अगर करना है तो करना, उसमें इसमें इसकी मौत है। तुम अगर इसको अध्ययन करो बहुत गौर से, तो जहां जहां इसको मजा आता है वहां ये मेहनत ही नहीं करता, विरोधी रेजिस्टेंस ही नहीं। रेजिस्टेंस छोड़ो और बैक करेगा तुमको। और जहां इसको मेहनत करनी है वहां तो अरे बाप, तो पहला हथियार फेंकता है कल वाला। ये इसका सबसे बड़ा हथियार है। मना नहीं करता, जानता मना करेंगे तो बदतमीजी हो जाएगी, तो कहता कल, और कल होने नहीं देता। खैर, 3-4 बजे तक पढ़ेंगे, इसलिए आराम से पढ़ो, कोई भागना तो कहीं जाना तो है नहीं। और 48 घंटे बाद आईसीयू में रहोगे। इससे मैक्सिमम 4 मूवी देख सकते हो 12 घंटा। तो 12 घंटा बाद ये बंद होने लगेगी आंख अपने आप कि अब रहने दो। मन तो अभी भी करेगा, लेकिन ये बंद होने लगेगी। नहीं खत्म करेगा ना, यही तो उसकी खास बात है। जब तक तुम उसको देख नहीं लोगे तब तक वो खत्म ही नहीं होने देगा। तुम अकेले थोड़े नाच रहे हो,
ये पूरी दुनिया, तुम अकेले नहीं नाच रहे हो, ये पूरी दुनिया, पूरी। सबसे मजेदार बात ये है, बिना मतलब इसलिए जिसको ये खेल समझ में आ गया वो हंसा बहुत, और हंसने के बाद वो आया दूसरों को बताने की भैया ही, तो लोगों ने पटक के मारा। लोगों ने नहीं, ये जो समाज के ठेकेदार हैं। सो महाराज जी को एक बार एबीपी के किसी आदमी ने धमकी दी थी लेटर लिख के कि तुमको गोली मार देंगे। जो भी ध्यानवान करने की बात करता है ना, वो समाज उससे बहुत नाराज हो जाता है। धंधा चल रहा है भैया। बेहोश आदमी को तुम दारू पिला सकते हो, उससे वैश्यावृत्ति करा सकते हो। बेहोश आदमी को तुम फटी का पैंट पहना दिए लोग। तो कोई इमेजिन कर सकता है फटा कपड़ा पहन के घूमना? 6-6 हजार की जीन्स पहन के लोग घूमे, 6 हजार की फटी जीन्स, यहां फटी है, यहां नीचे फटी है, कुछ लोग पीछे फाड़ के घूम रहे थे। ये क्या कोई होश वाला कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बेहोश जितनी बड़ी पॉपुलेशन बेहोश रहेगी, उतना ज्यादा तुम पैसा कमा सकते हो। गुटखा बिचवा दोगे, देखो जितने मजदूर काम करते हैं सब गुटखा खाते हैं, अरबों रुपए का धंधा है। सोचो तुम, वो जो विमल पान मसाला है, उसका मालिक 3 बॉलीवुड के स्टार को हायर करता है ऐड के लिए, अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान। 3, कितना पैसा देता होगा इन तीनों आदमी को ऐड करने का। और ऐड हमेशा कमाई का 10% होता है। तो अगर मान लो इन तीनों आदमी को उसने 50-50 करोड़ रुपया दिया साल में, 150 करोड़, 10% है, तो 1500 करोड़ उसकी कमाई है गुटखे से, सिर्फ एक गुटखे के पाउच से। उसमें तुम चले आए, कह रहे हो ध्यान करो, तो उस लॉबी को बुरा नहीं लगेगा? मुझे शादी वादी में बहुत लोगों को सजते हुए, जब दूल्हा दुल्हन सजे हैं तो अच्छी बात है। बाकी लोग, तुमको कौन देखेगा बे? तुम कौन हो? फर्जी। हाँ, नहा लो, बढ़िया कपड़ा पहन लो, चश्मा उश्मा लगा लो, पिस्टल उस्टल लगा लो, जाओ। सच का है, तुमको कौन देखेगा? स्त्रियों की बात अलग है, पुरुषों की बात कर रहा हूं। लड़के थ्रेडिंग करा रहे हैं, तब सेक्स भी चेंज करा लो। जब थ्रेडिंग करा रहे हो, ब्लीच करा रहे हो, फेशियल करा रहे हो। अंग्रेज कहां बैठे? हुगली में। और जब वहां बैठे, देखो क्वेश्चन पूछना, जब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछने का टाइम देता हूं, ठीक है, बीच में मत पूछो, नहीं तो 6 बजे तक क्लास चलेगी। बंगाल खत्म करना है आज। जब ये बंगाल में बैठे, तब इन्हें बंगाल की प्रॉस्पेरिटी का अंदाजा हुआ कि इतना पैसा, इतनी समृद्धि। अगर तुम भारत की समृद्धि की कहानियां पढ़ो, सोने का महल, कितना धन रहा होगा इस देश में। ताजमहल तो मार्बल का बना हुआ है ना, मार्बल भी कीमती है। सोने का महल, सोने का, कितनी समृद्धि रही होगी इस मुल्क में। और समृद्धि देख के आदमी पागल होता है कि यार किसी तरह इस समृद्धि पर कब्जा हो जाए। और 1651 में इनको उस समृद्धि में एक बहुत बड़ी
अचीवमेंट मिली। डॉक्टर बाउटन एपिसोड, डॉक्टर बाउटन एपिसोड, इसको ब्रैकेट में करके क्वेश्चन मार्क बनाओ, इसको ऐसे बॉक्स में बनाओ, फिर उस पर क्वेश्चन मार्क बनाओ, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क बनाया करो। डॉक्टर बाउटन एपिसोड, ये चैप्टर कहां से पढ़ना है? बीएल ग्रोवर से। जहां बंगाल हेडिंग डालो वहां लिख लो बीएल ग्रोवर। डॉक्टर बाउटन एपिसोड, और जब मैंने कहा वहां से पढ़ना है तो जितने लोग लिख ले रहे हो अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हो तो घर जाके किताब से लिखो, ठीक। डॉक्टर बाउटन एपिसोड में यह हुआ कि उस वक्त बंगाल का जो गवर्नर था शाशुजा, बंगाल का गवर्नर था शाशुजा, इसकी बेटी बीमार थी, इसने इसकी बेटी को ठीक किया। डॉक्टर बाउटन ने शाशुजा की बेटी को ठीक किया। तो जब शाशुजा की बेटी को ठीक किया तो रिवॉर्ड तो मिलना ही था, पुरस्कार तो मिलना ही था। तो शाशुजा ने कहा पुरस्कार के रूप में कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ 3,000 रुपए पर ईयर देगी, बस 3,000 रुपए सालाना देगी और ट्रेड करेगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, चाहे जितना ट्रेड करो, एक मुश्त रकम साल में। कितनी? 3,000, 3,000 पर एनम। कहां? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। साल में तुम चाहे जितना ट्रेड करो, तुमको टैक्स के रूप में सिर्फ 3,000 रुपए देना है। अब इनको पहला टेस्ट मिला बंगाल की समृद्धि का, रिलैक्सेशन मिला। 1698 में, 1698 में बंगाल का गवर्नर आज़िमुश शान, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर आज़िमुश शान, शौकीन आदमी, खासकर शराब का, और पश्चिम के लिए शराब, जैसे उत्तर प्रदेश वालों के लिए पॉपकॉर्न। भाई तुम पहली बार जब पॉपकॉर्न पीवीआर में खाए होगे तो तुमको हो सकता है झटका ना लगाओ, हमको बहुत लगा। तो गांव में मामा के यहां जाते थे, घर जाते थे तो मक्का लेके भुजुआ के यहां गए, अब तो भुजुआ कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और फिर उसने भूना, 50 पैसा लिया और इतना लावा, हम तो उसे लावा ही कहते थे ना। और पीवीआर में 450 रुपए का 100 ग्राम। हमें बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, पूरा खेत खरीद लेंगे इतने में। तो जो हमारे लिए पॉपकॉर्न है वो उनके लिए शराब है, क्योंकि शराब उनकी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में है और शराब उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की एक दवा है। इसलिए तुम पश्चिम में जब शराब के नामों को देखोगे और भारत में शराब के नाम को देखोगे तो बड़ा तुम्हें अजीब से, जैसे इंडिया में जो शराब बनती है देसी, उसका नाम है परी। क्योंकि जब नशा चढ़ता है तो परियां ही दिखाई पड़ती है। हाँ हाँ, यही सब नाम रहेगा, बब्बर, शेर, परी। लेकिन अगर तुम पश्चिम की शराब का नाम देखो तो जैक डैनियल, बैक पाइपर, वो अलग अलग नाम है। तो जो जिस चीज के लिए इस्तेमाल करता है,
वो नाम भी वैसे ही रखता है। इनको ला के तोहफा दिया अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इन्होंने क्या किया कि ईआईसी को 3 गांवों की जमींदारी दे दी। कौन से 3 गांव? कालीकट, सुतनाती और गोविंदपुर। ये 3 गांव की जमींदारी दे दी। जमींदारी कालीकट, सुतनाती और गोविंदपुर। यही 3 गांव बाद में बने कलकत्ता। ये जो कलकत्ता शहर है ये इन्हीं 3 गांवों के ऊपर बसा हुआ है। यही 3 गांव बाद में बने कलकत्ता। अब व्यापारी से क्या बन गए? जमींदार। गांव में पहुंच गए भारत के। जब भारत के गांवों को देखा, बंगाल, बिहार, यूपी, उड़ीसा, इतनी उपजाऊ जमीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लोहा फेंक दो, AK-47 निकल आए। इसलिए सारे प्रदेश में जमीन कोई नहीं छोड़ना चाहता है। सारी लड़ाई जमीन की है। एक एक बिस्से के लिए मर्डर होता है गांव में। एक बिस्सा तो बहुत बता दिए, इंच, फुट, मेड़ के लिए हो जाता है। इतनी कीमती जमीन है इस देश में, इतनी उपजाऊ जमीन है इस देश में, और वो भी बंगाल की जमीन जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब है। अब तो इनका सीधे परिचय हो गया भारत की गांवों से। इसी क्रम में 1717 फारूक सियार मुगल बादशाह मुगल बादशाह ने पूर्व के जितने भी इनके पास तोहफे थे उसको वैसे ही रहने दिया। अभी तक ये सारा तोहफा इनको किसने दिया था? बंगाल के गवर्नर ने। लेकिन 1717 में फारूक सियार मुगल रूलर, उसने कहा पहले जो तुम्हें गिफ्ट मिले हैं वो भी रख लो, हम तुम्हें एक और गिफ्ट देते हैं, दस्तक। तो पूर्व के गिफ्टों को बरकरार रखा। कौन सा गिफ्ट? 3000 पर ईयर, कलकत्ता, सुतनाती और गोविंदपुर की जमींदारी का, वो सब रखो, कोई बात नहीं, एक और गिफ्ट ले लो, दस्तक। इसको बीमारी थी, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती, वो थी। डॉक्टर हैमिल्टन ने इसको ठीक कर दिया। लिख लो ब्रैकेट में डॉक्टर हैमिल्टन एपिसोड। हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन एपिसोड। डॉक्टर हैमिल्टन ने इसको ठीक कर दिया। अब जब डॉक्टर हैमिल्टन ने इसको ठीक कर दिया तो तोहफा तो ये भी देगा। अब तोहफा तो ये भी देगा ना, तो इसने दस्तक दे दिया है? पता करके बताते हैं, रुको। दस्तक दे दिया। हमसे ये सीख लो, क्वेश्चन मार्क लगाना। हमसे बस तुम एक चीज सीख लो, दिमाग को जिंदा कर लो, उसके बाद दुनिया तुम्हारी है। उसके बाद तुमको जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजों को अपने दिमाग पे बोझ डाल के सोचो। शराब में अगर मजा होता तो शराबी भिखमंगे नहीं होते, क्योंकि जिसमें मजा है वो चीज तुम्हें आगे बढ़ाएगी। हाँ, उसकी वजह है ना, वो पीक पे अगर पहुंच जाए, वो पीक पे कभी नहीं पहुंचता, बेहोशी पे पहुंचता है। हर शराबी एक लिमिट के बाद बेहोश हो जाता है। तो पीक कभी आती ही नहीं उसके जीवन में।
ज्यादा चढ़ गई तो बेहोश हो गया। तो जो बेहोश हुआ तो दुनिया की जो चुनौतियां हैं वो 6 घंटे के लिए उसके सामने से हट गई, उसी को वो मजा मानता है। बेटी की शादी करनी है, गुड्डू को स्कूल भेजना है, बच्चे की फीस नहीं जमा है, ये सब चल रहा है दिन भर, सब दिन भर उसके दिमाग में चल रहा है। तो जब उसने शराब पी लिया और बेहोश हो गया तो 4 घंटे के लिए शराब ध्यान है, लेकिन 4 घंटे का। इसीलिए इस दुनिया में सेक्स और शराब का नशा कभी खत्म नहीं होगा। तुम महाराज जी को देखो, जब जवान रहे होंगे, अभी इतने सुंदर हैं 90 साल में, तो जब वो आदमी 20 साल का रहा होगा, 6.5 फीट हाइट, 6.5 फीट हाइट, 200 केजी वेट, एक बार हमको डाकू लोग घेर लिए तो हम देखे उनकी तरफ तो कहे जैसे हम देखे वो सब डर के भाग गए। इतना लंबा चौड़ा शरीर, सोचा ही पटक के मार डालेगा। सोचो कितनी स्त्रियां उनसे विवाह करना चाहती रही होंगी उस वक्त, लेकिन नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज उनके हाथ में आ गई। उससे कहीं और बड़ी चीज हाथ में आ गई, तभी तो छोड़ा। कुछ लोग पाने के चक्कर में छोड़ देते, उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ को मिलता है तो छूट जाता है। तो यही तो शराब की दिक्कत है, सेक्स की दिक्कत है। वहां पे लोग जल्दी पीक पे पहुंच नहीं पाते। कुछ आईसीयू चले आते हैं कि उसका फेफड़ा खराब हो जाता है, कुछ का लीवर डैमेज हो जाता है। उसमें जो आदमी दिमाग वाला है, जिसकी आंखें जिंदा हैं सिद्धार्थ की तरह, वो आदमी टर्न हो जाता है कि नहीं यार 5 साल से पी रहे हैं, कहां आनंद आ रहा है जीवन में। और शहर वाले थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं कि भैया हम 40 ml से ज्यादा नहीं पीते। कोई भी चीज लिखो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। दस्तक यानी पास। जैसे इलाहाबाद में स्टेडियम बन जाए अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल का मैच हो और सौभाग्य से तुम यहां के जिलाधिकारी हो, तो बहुत लोग तुम्हारे पास आएंगे, चाहे तो पास दे दो और वीआईपी वाला दिला दो यार, वो जो बॉक्स में बैठ के देखते हैं। जिलाधिकारी के पास सबसे ज्यादा पास होते हैं, क्योंकि अगर उसको पास नहीं मिला तो पत्थरबाजी करवा देगा, धीरे से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बता देगा कि मैच नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर साइस्ता पकड़ी गई तो मालिक है ना शहर का। मतलब तुम इलाहाबाद के जिलाधिकारी हुए तो जो बेसिक चीजें तुम्हारे जीवन की हैं उसमें तुम्हें कुछ पीवीआर में जब चाहो खुलवा दो, रात में 2 बजे खुलवा दो कि मूवी देखनी है यार। हाँ साहब, अब रात में देखेंगे। हाँ साहब, रात में 2 बजे से दिखाएंगे आपको। पूरा पूरा हाल खाली है, तुम बैठे हो मूवी देख रहे हो। क्रिकेट मैच आ रहा, तुमको हॉल में बैठ के देखना है, हाल लिखा के करा देंगे कि बम पाए जाने की सूचना मिली है। हाल खाली, अपने आप सब चले गए। जब तुम हवाई जहाज का क्यों डिले होता है, जो कोई बहुत बड़ा आदमी होता है उसको देर हो रही होती है, तो ये लोग जानते हो क्या करते हैं, ये आके कहते हैं कि विंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब कौन कहेगा उड़ा लो, बस हो तो कहें चला लो भैया, कहीं खराब हो जाएगी तो खड़ी तो रहेगी। और हवाई जहाज अगर ऊपर खराब हुआ तो धीरे से आके कहते हैं कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, विंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पब्लिक भैया आराम से, कोई जल्दी नहीं भैया, हम बैठे हैं। फिर जब वो अमुक आदमी आ जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम देखना जब भी फ्लाइट 2-3 घंटे लेट होगी, तुम वॉच करना, कोई आदमी बीच में आएगा जरूर। दस्तक यानी पास। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोडक्ट्स को।
पास फॉर द गुड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉर द गुड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बता रहा तुम चिंता मत करो, सब बताएंगे, कुछ मत पूछो, हम जब कहेंगे तब पूछना। तो दस्तक क्या है? पास है। किसके लिए है? गुड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कि अगर आप इस ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान को लेकर घूम रहे हो तो टोल से गुजरे तुम, तो टोल टैक्स नहीं देखना है, तुम्हें पास दिखाना है बस। लखनऊ से दिल्ली के एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो तो टोल देना पड़ेगा ना, लेकिन तुम्हारे पास दस्तक है, तुमने दस्तक दिखा दिया, अब तुम्हें टोल नहीं देना। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्पादों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर सीमा शुल्क नहीं देना होगा। क्या नहीं देना होगा? कस्टम ड्यूटी। ठीक, कस्टम ड्यूटी नहीं देना होगा। यही नोट करके लिखो, दिस दस्तक स्टार्टेड द रिफ्ट बिटवीन tension. This dastak started the tension between East India Company and Bengal Nawabs. This dastak started the tension between East India Company and Bengal Nawabs. Question mark. इस दस्तक ने कंपनी और नवाब के बीच टेंशन की शुरुआत की। क्यों? अब यहां देखो किसके लिए मिला है ये गुड्स ऑफ द कंपनी। इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर देयर पर्सनल ट्रेड। ये हो गई दिक्कत, पहली दिक्कत लिख लो। एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर देयर पर्सनल ट्रेड। व्यक्तिगत व्यापार में इस्तेमाल करने लगे। कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार, व्यक्तिगत अंडरलाइन करो, व्यक्तिगत व्यापार। एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर देयर पर्सनल ट्रेड। अब डीएम के रूप में सरकार जो तुम्हें गाड़ी देगी वो सरकारी कामों के लिए देगी ना, और तुम्हारी साली उसमें बैठ के चारों धाम की यात्रा करने जा रही है, ये तो तुम्हारा व्यक्तिगत काम हो गया। लेकिन कंपनी में जो लोग नौकरी करते थे उनको सैलरी ज्यादा नहीं मिलती थी, फिर भी वो नौकरी करना चाहते थे। किस लिए? व्यक्तिगत व्यापार के लिए। सैलरी कम मिलती थी। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां सैलरी कम मिलती है लेकिन वहां लोग जॉब करना चाहते हैं। जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सैलरी कम है, कमाई बहुत है। एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर मतलब खुदा शराब का जो लेखा जोखा रखता हो। आरटीओ, सेल टैक्स, इसमें सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन लोग चाहते हैं कि मिल जाए भैया, कमाई बहुत है। तो ये जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे, ये जब यूरोप से आते थे तो वहां से बहुत सारा सामान लेकर आते थे यहां बेचने के लिए, तो उसमें इनको पैसा मिलता था। जब यहां से वापस जाते थे तो भारत का सामान लेके जाते थे। तो ये एक पास मिला था कंपनी के लिए। एम्प्लॉयज उसको पर्सनल व्यापार में यूज करने लगे। चलो पर्सनल व्यापार में यूज किए तो किए, इन्होंने क्या किया, अपने इंडियन दोस्तों को देना शुरू किया। दे स्टार्टेड गिविंग इट टू देयर इंडियन फ्रेंड्स। अब तुमने सरकारी गाड़ी में अपनी साली को भेजा घूमने के लिए, चलो ठीक किया, कोई बात नहीं, परिवार की है तुम्हारा दोस्त और उसका परिवार इस्तेमाल कर रहा है,
ये दूसरी समस्या हो गई। एंड दिस बिकेम द लॉस फॉर बंगाल ट्रेजरी। लिख लो, दिस बिकेम, दिस दोनों को ऐसे जोड़ लो, या तुमने अगर लाइन में लिखा है तो नीचे एरो बना के लिख लो, दिस बिकेम द लॉस फॉर बंगाल ट्रेजरी। इससे नुकसान हुआ किसको? बंगाल के खजाने को। दिस बिकेम द लॉस फॉर स्टेट ट्रेजरी, बंगाल्स ट्रेजरी। इससे नुकसान हुआ बंगाल के खजाने को। बात क्लियर हो गई? दस्तक क्या है? पास है। इस दस्तक ने बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टेंशन शुरू किया। क्यों किया? तुम जिस चीज को कीमती मानते हो, अगर उसका लॉस होगा तो तुमको दुख होगा। जैसे दुनिया में 95% लोग समय को कीमती मानते ही नहीं, इसीलिए तो भिखमंगे हैं। जिस दिन तुमने समय को कीमती मान लिया, गारंटी है 5,00,000%, उसके बाद तुम भिखमंगे तो नहीं रहोगे, गारंटी। कल दिन भर में एक किताब खत्म की है, एक कमरे से बाहर ही नहीं निकले। रात में आश्रम गए, वहां ध्यान वान किया, शाम को फिर गुरुजी के साथ बैठे 2 बजे तक, बाकी दिन भर पढ़ते रहे। उस इलाहाबाद में जहां मैं जब आता था तो 10-20 लोगों से तो मिलना ही होता था। कि फला फला घर तो जाना ही जाना है, क्योंकि समय, कोई जरूरी थोड़ी तुम पढ़ो कोर्स की किताब, तुम ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ लो, मनोहर कहानियां मत पढ़ना, मनोहर कहानियां मत पढ़ना। कोई जरूरी तुम कोर्स की किताब पढ़ो, रामायण पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ तो अचीव हो रहा है। पैदल चल लो। कल ये तुम्हारे धर्मेंद्र भाई हैं, इनको पहली बार शहर का चक्कर लगवा दिया, पैदल पूरा शहर। ये तो बेचारा एकदम भगवान, गमछा उमछा बांध। कटरा पहुंचे तो वहां किसी से मैं बात करने लगा, रात के 10:30 बज रहे थे, तो लड़के खड़े थे 3-4, कहे ओझा सर की आवाज है। एक हर जगह तुमको ओझा सर की आवाज है। जिंदगी में पहली बार उतना टहले होंगे, कीटगंज और ममफोर्डगंज, यूनिवर्सिटी से ममफोर्डगंज और उधर सब घूमते गए रात में। हमने कहा चलिए, ऐसे राजा महाराजा शहर का निरीक्षण करते थे रात में, आप कोई आम प्रजा थोड़ी है। आदमी को किसी काम कराने के लिए ताव देना पड़ता है, और ताव में एनर्जी होती है, उसी एनर्जी में काम करा लो। घर पहुंचे तब इनको पता चला कि पर वो दर्द कर रहा। खुशी में, ताव में एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए घर में जब शादी हो, देखो 24 घंटे आदमी काम करता है। जैसे बारात विदा हुई, ठेले पड़ा सो रहा, वो खुशी खत्म हो गई ना। ध्यान ध्यान, दिखाई पड़ने लगती है ना चीजें। तभी तो वही बात बार बार कह रहा हूं, ताव तो चाहिए ही चाहिए ना, मोटिवेशन। जब तक बाहर से ले रहे हो तब तक भिखमंगे हो, किसी पे डिपेंडेंट हो। रिजल्ट दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है किसी को 7 जन्म लग जाते हैं। हाँ, इतनी हिम्मत और औकात धरती पे किसी की है ही नहीं। डिमोटिवेशन मैं खुद अपने आप को दे सकता हूं, मैम फैम किसी की औकात। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग लाइव। अरे देखो, सामने तो ना बोल पाएंगे। चढ़ा रही तुम, घर में आग लगा रही हो मेरे। ऐसे इसको मंथरा कहते, देख लो। ऐसे आदमी घर में आग लगाता, देखो कैसे प्यार से एक बार सामने कह के दिखा दी।
यही सब दुश्मन है, यही सब दुश्मन है। ये नहीं कि चुपचाप मान के बैठ जाए और ये सोच ले कि झूठ बोल रहा मास्टर, इतना सोचने में क्या जा रहा है, लेकिन इतने में कहां तसल्ली मिल रही है। अब समझ रही है, पहले पढ़ी थी। बदतमीज। कह रही सामने कहीं दिखाई। अच्छा है वो तुमने आज इसको अपने बगल में बिठाया, ये आग लगाने वाली है। नहीं बेटा, किसी को टोपी मत पहनाना, मुझसे कभी गलत चीजें मत सीखना। शासन करना, राज करना, अपनी क्षमताओं का, जैसे ध्यान तो चोर भी करता है, अगर चोर का ध्यान टूट जाए तो पकड़ जाए। चोरी का जो कारोबार है वो ध्यान पे ही तो टिका है। कितना कॉन्शियस होता है चोर, सांस भी रोक लेता है। लेकिन चोर का ध्यान किसी के काम नहीं आता। जिसने अपनी शक्तियों का मिसयूज किया, शक्ति को मिसयूज मत करना, ये सब मत करना। सब छोटे छोटे गोल कभी मत बनाना कि लोगों को टोपी पहनाना, ये सब बेकार की बात है, ये सब मत करना। मैं समझ रहा हूं इसी ने कहा होगा, इसीलिए इतना बोल भी रहा हूं। तुमने बीच में टोक दिया ना, भी और गाली देते। तो किसको नुकसान हो रहा था? बंगाल के। जिस चीज को तुम कीमती मानते हो, अगर उसका नुकसान होगा तो तुमको दुख होगा। मैं समय की बात कर रहा था कि तुमने अभी समय को कीमती माना ही नहीं। कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ऐसा करते रहो दिन भर जिससे तुम्हारा विकास हो रहा हो। जैसे नहीं पढ़ रहे हो ना, चल जाओ 20-25 किलोमीटर, तो जितना अंदर कचरा भरा हुआ है सब निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा है। तुम इमेजिन करके देखो कि तुम 4 घंटे बैठे हो और बात कर रहे हो, और जिन चीजों पे तुम बात कर रहे हो उससे तुमको कोई फायदा नहीं है। बचपन में ज्योग्राफी पढ़े थे ना, 10 तक तो पढ़े। कितने तरह की रॉक्स होती हैं बताओ, कौन कौन सी? बचपन में पढ़ा होगा, 10th तक पढ़ा होगा। कितने तरह की होती? उसमें जो धरती का लैंडफॉर्म है पूरा, वो कौन सी रॉक है? इन तीनों में वो कौन सी रॉक है जो बेसिक फॉर्म है पूरी धरती का? सेडिमेंट्री तो बनती है ना। तो कितनी छोटी सी थी तुम मिस कर रही हो, तो कितनी छोटी सी चीज ये मिस कर रही है, तुम बताओ। थिंक व्हाई? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस धरती के अंदर मॉल्टन भरा हुआ है, मॉल्टन लिक्विड। तो जब धरती में प्रेशर बढ़ता है तो वो मॉल्टन बाहर निकलता है। वो जो अंदर मॉल्टन है उसको मैग्मा कहते हैं। तो जब वो मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको लावा कहते हैं। उस लावा से बनती है इग्नियस, वही इस धरती की लैंड फॉर्म की बेसिक रॉक है। ये पूरी धरती का जो बेसिक फॉर्म है ना, वो इग्नियस है। आग से पैदा हुआ इग्नियस। शब्द को देखो, इग्नियस। सेडिमेंट्री, कंकड़ पत्थर मिलके जो रॉक बनी उसको सेडिमेंट्री कहते हैं। मेटामॉर्फिक, पत्थर दब गई, सेडिमेंट्री रॉक दब गई हजारों मील अंदर, तो जो ताप अंदर पैदा हुआ, हीट, उससे जो उसमें परिवर्तन आया उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। जैसे मार्बल,
देखो सब तुमने बचपन में पढ़ा था, क्लास 5th 6th में पढ़ा होगा। यही सब पढ़ा है, बताओ, सोचो। नहीं नहीं, अब तो एक आदमी मैं बुला रहा हूं दिल्ली से, वो तुम्हारा सिर्फ वो वाला होमवर्क काम वाला काम कराएगा, क्योंकि तुम होमवर्क कर नहीं, वो जो कल हमने परसों किया था वही करना है। 3 से 5 बार लिखना है उस पूरी कहानी को जो डेली पढ़ाया जा रहा है। तुमको उस दिन फील हुआ होगा परिवर्तन, है ना? घूमेगा, 5 बार लिख लोगे घूमेगा। अभी एक आंसर भी तो लिखाएंगे उस पर, अभी जलील करेंगे उस आंसर पे। सोचो तुमने होमवर्क नहीं किया, फिर तुम दोष दोगे दूसरे को, फिर तुम दूसरे को दोष दे दोगे। एक लड़का बुला रहा हूं दिल्ली से, उसका काम है सिर्फ होमवर्क कराना, 3 से 5 बार लिखाना और फिर दूसरे दिन उस पर टेस्ट लेना एक क्वेश्चन देके। जैसे आज मैं एक क्वेश्चन दूंगा एंग्लो कर्नाटिक वॉर पे, अब लिखो, क्योंकि अब तो कंसोलिडेट हो गया ना। पहले क्या लिखोगे? घाटा शुरू हो गया। और लड़ाई कब होगी? जब घाटा होगा। लड़ाई कब होगी? जब घाटा होगा। सद्दाम हुसैन ने पेट्रोल की कीमत यूरो में फिक्स करना शुरू कर दिया, जबकि पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में किस में फिक्स होती है? डॉलर में। अब जब पेट्रोल की कीमत यूरो में फिक्स होगी तो डॉलर कमजोर हो जाएगा। जब डॉलर कमजोर हो जाएगा अमेरिकन इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। जब अमेरिकन इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी तो अमेरिका कमजोर हो जाएगा। तब अमेरिकियों ने सद्दाम हुसैन को मारा, गल्फ वॉर। इसीलिए गल्फ वॉर को कहते हैं करेंसी वॉर। कौन सा वॉर? मुद्रा युद्ध। अब आरंभ के जो बंगाल नवाब थे, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, ये तो कंपनी को दबाव में रखा इन्होंने, ये ताकतवर थे, इन्होंने कंपनी को दबाव में रखा। लेकिन मामला बिगड़ा जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। लिखो तो दस्तक started the tension between Bengal Nawab and East India Company. The initial Nawabs of Bengal like Ali Wardi Khan, Murshid Quli Khan, Ali Wardi Khan, Murshid Quli Khan, the initial Nawabs of Bengal like Ali Wardi Khan, Murshid Quli Khan were successful in maintaining the control on East India Company. Were successful in maintaining the control on East India Company. The story started changing. The story started changing with the arrival of Sirajuddaulah. सिराजुद्दौला, यहां पे छोटी सी हेडिंग लिख लो, सिराजुद्दौला। यंग 21 साल का लड़का,
एनर्जेटिक, यंग, एनर्जेटिक। बट impatient, lack of experience, and suffering from anger. Young, energetic, but lack of experience. Impatient, lack of experience, and suffering from कुछ चीजें हैं जिनमें तुम्हारा दिमाग मर जाता है। उसमें से एक चीज है गुस्सा। 4 चीजों में आदमी का दिमाग मर जाता है। उसने सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, एक काम में खत्म हो जाती है, काम में। लो मोलेस्टेशन होता है, ये क्यों होता है? आदमी की आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, सप्रेशन, और उस सप्रेशन में उसकी आंख पे पड़ गया पर्दा, उसने स्त्री को पकड़ लिया, जब पकड़ लिया मारा गया तब उसकी आंख खुली। काम, पर्दा, क्रोध। हमारा 2 सरदार भाइयों में झगड़ा हो गया, एक ने गन निकाला, दूसरे भाई को मार डाला, उसके बेटे को मार डाला, फिर खुद को गोली मार लिया। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने अपने भतीजे और भाई को मार डाला। क्रोध। तुम में से अगर किसी को क्रोध बहुत आता होगा तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि जब भी आता होगा तो विनाश करके जाता होगा और फिर तुम्हें से पश्चाताप करवाता होगा। बहुत खतरनाक। कुछ लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, सर लड़ा देते हैं दीवार में, घड़ी पटक दिए उठा के, मोबाइल फेंक दिए। और जिसके पास ये 3 चीजें हो उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। देखो तुम लोग अपना होमवर्क कायदे से नहीं किए तो रॉक फॉर्म तुम्हारा तैयार नहीं है। सोचो एक आदमी तुमको पढ़ा गया, कितना बढ़िया पढ़ाए होंगे वो। तुमको यहाँ 2-3 टीचर ऐसे मिले होंगे कि तुम देख के सन्नाटे में आ गए। एक होंगे पोरिया सर, अल्टीमेट टीचर, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और डिसिप्लिन्ड आदमी। क्लास में तुम हंस दो, लड़ा दे दीवार, तुम्हारा सर बहुत मारे तुमको, वो बहुत डेंजर आदमी। वैसे बहुत अच्छे आदमी, लेकिन वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पंक्चुअलिटी तो बोले थे 2.5 घंटा बैठने की आदत डाल लो, अगली बार आने तक उनको बैठना है, उठ के गए तो बाहर चले जाना और अंदर आओगे तो बाहर नहीं जाना, बता दिए अंदर ही मत आना। कुछ लोग की आदत होती है ना बीच बीच में, अब किसी को जरूरी है तो अलग बात है। अब तुम इतने लोगों का अगर फायदा ना उठा पाओ तो समझ लो नरक है तुम्हारी जिंदगी। और सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हो 8 घंटे का। अभी दिल्ली जाते तो 2 लाख रुपए देते 2.5 घंटे का। अगर यहां से दिल्ली चले जाओगे तो 2 लाख रुपया दोगे 2.5 घंटे का। सोचो, 1.25 लाख मान लो, 1 लाख मान लो 2.5 घंटे का। इलाहाबाद में 2.5 घंटे का 1 लाख और दिल्ली में 2.5 घंटे का 2 लाख। और यहां तुम 8 घंटे का 1 लाख रुपया दे रहे हो। न्यूज़पेपर पूरा पढ़ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, क्लास वर्क कर रहे हो, और तब पर भी तुम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो।
अब किसको दोष दोगे बताओ? अब किसको दोष दोगे भाई? कोई टीचर बनाना है। सेवनटीन 56 नवाब सिराजुद्दौला, फोर्ट विलियम का गवर्नर क्लाइव। अब तुमको पता है आईएएस कौन बनेगा? ऐसे तुम अपनी क्वालिटियां भी चेक कर लो। सिर्फ यंग और एनर्जेटिक होने से कुछ नहीं होता। पेशेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और शांति चाहिए। आमने सामने दोनों। कलकत्ता पे कब्जा किया, कलकत्ता पे कब्जा किया, फोर्ट विलियम पे, और बिना कंसोलिडेट किए वापस। चार्ज किसको दिया? सिविल ऑफिसर, सिविलियन ऑफिसर। जब तुमने फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया तो मिलिट्री ऑफिसर रखो। मिलिट्री ऑफिसर रखो, इतनी महत्वपूर्ण जगह है, अपनी पोजीशन को वहां मजबूत करो। लेकिन हिस्ट्री कहता है कि इसने वही गलती की जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की, जो गलती राणा सांगा ने की, वही गलती की सिराजुद्दौला ने। लिखो, बिना कंसोलिडेट किए वापस। और चार्ज किसको दिया? सिविलियन ऑफिसर ओमीचंद। जब तुमको पता है कि ये उनका अड्डा है, ये उनका बेस है, तो मिलिट्री ऑफिसर को चार्ज दे देते, तुम अपनी पोजीशन को वहां मजबूत कर लेते। लेकिन हिस्ट्री कहती है कि इसने वही गलती की जो पृथ्वीराज चौहान ने किया। महमूद गजनी आता था, लूटता था, चला जाता था, तो पृथ्वीराज चौहान को लगा कि मोहम्मद गोरी भी लुटेरा है। मोहम्मद गोरी लुटेरा नहीं था, वो विस्तारवादी था, एक्सपेंशनिस्ट।
तैमूरलेम आया 1398, लूटा चला गया। तो राणा सांगा को लगा कि बाबर भी लुटेरा है। बाबर लुटेरा नहीं था, एक्सपेंशनिस्ट। शिराज को लगा कि ये व्यापारिक कंपनी है, ये व्यापारिक कंपनी नहीं थी, एक्सपेंशनिस्ट। इन तीनों ने एक ही गलतियां की, ये सामने वाले को समझ नहीं सके। लिख लो, ऑल द थ्री कमिटेड द सेम मिस्टेक, ऑल द थ्री कमिटेड द सेम मिस्टेक।